हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं कि आइसोलेटर क्या होता है। आइसोलेटर के हम लोग एक एक बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, एक एक बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हम जो आइसोलेटर होता है इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, हम आइसोलेटर की जगह पर क्यों नहीं फ्यूज़ का यूज कर लेते हैं, आइसोलेटर की जगह पर क्यों नहीं हम लोग किसी सर्किट ब्रेकर का यूज कर लेते हैं। आज इन सभी डाउट को हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आइसोलेटर आइसोलेटर क्या होता है। आइसोलेटर, जैसे कि आपको पता है कि आइसोलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया जाता है, किसी सब स्टेशन में किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। तो वहाँ पे आपको ये आइसोलेटर अच्छे तरीके से दिखेंगे कि उनका प्रयोग वहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला आइसोलेटर। तो आइसोलेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो आइसोलेटर का प्रयोग हम लोग देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में मैक्सिमम जहाँ पे हाई करंट फ्लो होती है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। अगर आप कभी विजिट करेंगे किसी सब स्टेशन में तो आपको वहाँ पर सब स्टेशन में जो आइसोलेटर का प्रयोग होता है एक अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा कि जो आइसोलेटर का प्रयोग किस तरह से किया गया होता है, उसको किस तरीके से उसमें इस्टेब्लिश किया गया होता है। आपका एक एक क्या होता है कि देखने से डाउट दूर हो जाएगा। आप कभी विजिट करिएगा सब स्टेशन में तो आपको एक एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। तो हम लोग आइसोलेटर को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई प्रयोग करते हैं तो उससे पहले भी तो बहुत सारे हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं, उनका क्यों नहीं प्रयोग कर लेते हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस का हमारा पॉइंट क्या है कि जब भी हम इंडस्ट्री या घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं या फिर कंट्रोल पैनल डिजाइन करते हैं, कंट्रोल पैनल डिजाइन करते हैं तो सिस्टम में किसी भी प्रकार का उत्पन्न होने वाला जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट से हमें और हमारे उपकरणों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करते हैं एमसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, फ्यूज। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी आप अपने घर का वायरिंग कराते हैं या आप देखेंगे कभी किसी फैक्ट्री में जो वायरिंग कराई गई होती है या फिर कोई कंट्रोलिंग पैनल जो डिज़ाइन किया गया होता है तो वो ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल आपने वायर लाया या फिर आप किसी भी लाइनमैन को बुला के लाए जो वायर करते हैं, आपने वायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप उस वायरिंग को करने से पहले क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप अनुमान लगाते हैं कि कल को उस फैक्ट्री में या घर में आग लग जाती है तो उसके लिए हम किस तरह के डिवाइस यूज करेंगे। कल को हमारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट आ जाती है तो उस शॉर्ट सर्किट से हम कैसे बचेंगे, हमारे कैसे इक्विपमेंट बचेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आप क्या करते हैं कि पहले ही अनुमान लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि आप इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताया ना, जैसे एमसीबी हो गया, आप अपने घर में वायरिंग कराते हैं तो उसमें एमसीबी लगाते हैं, फ्यूज का प्रयोग कर लेते हैं, एमसीसीबी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, तो ये सभी प्रोटेक्टिव डिवाइस का क्या किया आपने, पहले ही एनालिसिस किया और एनालिसिस के बाद क्या किया कि आपने उस वायरिंग के थ्रू या फिर जो आपने इंडस्ट्री में वायरिंग किया उसमें आप इसको क्या कर दिए, इस्टेब्लिश करा दिया। बट आइसोलेटर जो होता है, आइसोलेटर भी एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस ही होता है, सेम इन्हीं तरीके से क्या होता है, वो भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। बस फर्क ये होता है कि जो आइसोलेटर होता है उनका प्रयोग क्या किया जाता है कि हम लोग जहाँ पे हैवी करंट फ्लो होता है वहाँ पे दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, फॉल्ट से बचने के लिए, फिर बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सब स्टेशन हो गए, सब स्टेशन में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आइसोलेटर होता है प्रयोग किए गए होते हैं। आइसोलेटर भी एक तरह का क्या होता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है या फिर जो इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। आप ऐसा नहीं कि आइसोलेटर आप अपने घर में प्रयोग कर लेंगे, नहीं, आपके घर में कितना आ रहा होगी सप्लाई, 220 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही होगी। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जहाँ पे बड़े बड़े हैवी मशीन चल रही है वहाँ पे तो बहुत हैवी करंट आती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये था कुछ हमारे आइसोलेटर के बारे में कुछ डिस्कशन था कि भाई हमने जो एमसीबी प्रयोग किया, एमसीसीबी जो यूज किया, तो इनका प्रयोग तो एक अपने जगह पे था और आइसोलेटर का प्रयोग अपने जगह पे था। हालांकि दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस ही हैं। ठीक है, ये दो जो भी हम इसमें अंतर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं जो किसी जो भी डिवाइस हैं उनको बचाने का काम करते हैं, वो हमें बचाती हैं। हमारे जो घर में यूज किए गए टीवी, फ्रिज, कूलर उपकरण हैं उन्हें बचाने का प्रयास करती हैं। तो बात करते हैं कि आइसोलेटर
आइसोलेटर क्या होता है? टॉपिक क्या है हमारा? आइसोलेटर। ठीक है, तो आइसोलेटर को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल स्विच या डिस्कनेक्टर स्विच भी बोलते हैं। क्या है? बात करें कि हम बोलें कि डिस्कनेक्टर स्विच किसे बोला जाता है, तो आपका एक जवाब होना चाहिए कि आइसोलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक अन्य नाम और भी है, कौन सा है? डिस्कनेक्टर स्विच भी इसको बोलते हैं। क्यों? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिस्कनेक्ट कर देता है। जब भी सिस्टम में फॉल्ट आई तो उसको क्या कर देगा? मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा, जिससे हमारे सिस्टम में जो होने वाली जो हानियाँ हैं, जो उसमें होने वाले जो डैमेज हैं, वो क्या हो जाएंगे? पहले ही भैया हमारा सामान सुरक्षित बच जाएगा उसके प्रयोग से। जैसे हमने फ्यूज देखा प्रयोग कर रहे थे, किस लिए? भाई जो फॉल्ट आ रही थी उस फॉल्ट को पहले क्या कर दे रहा था? हमारे सर्किट से क्लोज अरे ओपन कर दे रहा था, जिससे हमारे जो भी सिस्टम थे हमारे घर में जो लगाए गए थे इक्विपमेंट वो बच जा रहे थे, उन्हें बिल्कुल सेव कर दे रहा था। ठीक उसी तरह से आइसोलेटर भी वर्क करता है। ठीक, डिस्कनेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो उच्च धारा वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट के एक अंश को, किसको? जहाँ पे हैवी करंट फ्लो हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक अंश को पूरी तरह से सप्लाई से अलग कर देता है। अब करने का मतलब है कि जब भी उस सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट से क्या कर देगा कि उस सिस्टम से बिल्कुल ओपन कर देगा, सिस्टम से बिल्कुल अलग कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम डैमेज होने से बच जाता है। अलग करके सर्किट को डी एनर्जेटिक्स कर देता, अर्थात करने का मतलब ये कि डी एनर्जाइज कर देता है, जिससे आइसोलेटर कहा जाता है। ठीक, तो ये था हमारे आइसोलेटर के बारे में कि आइसोलेटर क्या करता है कि जब भी हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है, सिस्टम में किसी भी प्रकार कोई मेंटेनेंस का काम करना है, मान के चलिए कि सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कल को उसमें किसी भी प्रकार का रिपेयर का काम करना पड़ गया, उसको मरम्मत करने का काम पड़ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप क्या करेंगे कि बिल्कुल लाइन उसमें ऑपरेट मतलब बिल्कुल ऑपरेटिंग मोड में हमारा ट्रांसफार्मर है, आप उसमें रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, उसके कॉइल को आप रिपेयर कर लेने जाएंगे, उसमें और भी जो भी पार्ट्स लगे उनको रिपेयर करने हैं, तब तो काम बन जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि पूरी की पूरी एल लग जाएगी, पूरी की पूरी वहाँ के लाइनमैन लोगों की। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो हमारा वहाँ आइसोलेटर लगे होते हैं, आइसोलेटर का यूज से क्या करते हैं हम लोग कि सर्किट को ओपन कर देते हैं। अब जैसे ही सर्किट ओपन हो जाते हैं तो उसमें हम चाहें तो मेंटेनेंस कर लेंगे, या फिर ट्रांसफार्मर में जो कोई खराबी आ गई है और भी जो सर्किट ब्रेकर कोई ख़राब हो चुका है तो उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका प्रयोग ये भी होता है कि आप मेंटेनेंस के पर्पज़ से भी प्रयोग कर लेते हैं, और जो फॉल्ट को भी भैया हम फॉल्ट से भी हमें बचाता है, हमारे सिस्टम को बचाता है। कौन? आइसोलेटर। अब अगला हमारा पॉइंट है कि आइसोलेटर स्विच का उपयोग नो लोड, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हमारा आइसोलेटर स्विच होता है उनका नो लोड की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब लाइन के माध्यम से करंट फ्लो होती है तो इसे ओपन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हैवी करंट फ्लो होने की वजह से आइसोलेटर जल सकता है और साथ ही कोई दुर्घटना हो सकती है। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आइसोलेटर होता है, आप आइसोलेटर क्या करते हैं कि आप कभी भी आपको ट्रांसफार्मर में या फिर किसी भी सिस्टम में आपको मेंटेनेंस करना है तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे उस सिस्टम में करंट फ्लो हो रही हो, आप क्या करिए कि जाके उस आइसोलेटर को आप ओपन कर दीजिए। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आइसोलेटर को तभी ओपन करना है जब हमारा सिस्टम नो लोड कंडीशन में हो। नो लोड करने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमने आइसोलेटर लगा दिया, यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको एक फिगर दिखा दे रहा हूँ, फिगर सॉरी बना के बता रहा हूँ। ये मान के चलिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से ये आइसोलेटर से सप्लाई है, इस ट्रांसफार्मर से लगी हुई है, मान के चलिए लगी हुई है। तो कभी भी आपको ना इस आइसोलेटर को ओपन करना होगा तो उससे पहले क्या करना होगा कि इस ट्रांसफार्मर से जितने भी लोड लगाए गए हैं, इन लोड लगाए गए को क्या करना होगा, हमको बिल्कुल डीएक्टिवेट करना होगा। अर्थात इस ट्रांसफार्मर से किसी भी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इन लोड को हटा दीजिए, तब इस जो इसमें लगा है हमारा आइसोलेटर इसको ओपन करिए। नहीं तो जो हमारा आइसोलेटर आपको पता ही है कि बिल्कुल मेन सप्लाई से जुड़ा होता है, उस मेन सप्लाई से जुड़े होने का सबसे बड़ा ये घातक नुकसान होता है कि आप कभी गलती से इसको ओपन कर दिए तो इस हैवी करंट फ्लो होता है, इस हैवी करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे स्पार्क उत्पन्न होगा, और उस स्पार्क से क्या होगा कि समझिए कि आग फैल जाएगी, बहुत बड़े रेंज में आग फैल जाएगी, दुर्घटना बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग कभी भी लोड कंडीशन में हम लोग आइसोलेटर को ओपन नहीं करते हैं। लोड कंडीशन में कभी भी हम लोग आइसोलेटर को ओपन नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब हमारा ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं जुड़ा है, तभी क्या करते हैं हम लोग आइसोलेटर को ओपन करते हैं। आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा, बिल्कुल
ठीक। अब देखिए फिगर, फिगर से इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि फिगर आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर क्या है, आइसोलेटर का फिगर है। आप कभी भी सब स्टेशन में जाएंगे, आप अपने आसपास जो भी सब स्टेशन है जहाँ से आपके घर में लाइन आती है, तो वहाँ आप कभी भी जाएंगे उस सब स्टेशन में, तो जो उसका स्विच यार्ड होता है, किसका, सब स्टेशन का, तो उस स्विच यार्ड में आप जाएंगे तो आप अपने ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलती है। वो संरचना ही क्या होती है, आइसोलेटर होती है। अब आइसोलेटर क्या होता है कि अगर मान के चलिए यहाँ ट्रांसफार्मर प्रयोग किए हैं, भाई सब स्टेशन है, इस ट्रांसफार्मर से बहुत सारे हमारे जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के घर तक लाइन जाती है, हमारे घर जो हमारे करंट आ रही है, सप्लाई आ रही है, तो उस सब स्टेशन से होके ही तो आ रही है। तो वो सप्लाई आने से पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाती है, क्या होती है, सप्लाई में पहले कहीं से आती है सप्लाई और ट्रांसफार्मर में इंटर करती है, और ट्रांसफार्मर में इंटर करने के बाद क्या होती है, चाहे स्टेप डाउन कर लिया जाता है, उस स्टेप डाउन करके क्या करते हैं हम लोग, कंज्यूमर के पास भेज देते हैं। ठीक, कंज्यूमर के पास क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो ये जो आइसोलेटर होता है, ये जो आइसोलेटर इस तरह की संरचना में आपको देखने को मिलता है। और ये जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड होती है, प्राइमरी साइड के जस्ट पहले क्या होते हैं, हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। और ये जो आइसोलेटर आप दिख रहे हैं, ये जो संरचना आपको दिख रही है, अगर कभी कल को मान के चलिए कि आपको आइसोलेटर को ओपन करना है, तो ये जो आपको रॉड दिख रहा है ना, रॉड की तरह दिख रहा है, इसी को क्या करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं। ये रोड क्या होता है, बिल्कुल इस तरह के समझिए कि इस तरह से रोड है ना, तो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल इसको ओपन कर देंगे, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाएगा ये, और ये सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक, तो ये क्या है, आइसोलेटर का ये कुछ चित्र है। जब भी आप जाएंगे किसी भी सब स्टेशन में, आप देखेंगे तो और भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं फिगर से दिखा भी दे रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम किसी दिन जाएंगे सब स्टेशन में, आपको एक एक करके दिखाएंगे चीज़ों को। तो ये था हमारा आइसोलेटर के बारे में। आइसोलेटर के मैंने फिगर से अच्छे से समझने की कोशिश किया। अब आइसोलेटर के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो पॉइंट क्या क्या हैं, हमने उनको नोट किया है, आप भी अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको अच्छे से रख लीजिएगा। और वो क्या क्या नोट पॉइंट है कि आइसोलेटर का उपयोग ट्रांसफार्मर जैसी हाई उपकरण में प्रयोग किया जाता है। देखिए, आइसोलेटर का प्रयोग आप अपने घर में नहीं करेंगे, हम अपने घर में नहीं करेंगे, किसी छोटी इंडस्ट्री में नहीं करेंगे आइसोलेटर का प्रयोग। छोटी इंडस्ट्री में, घरों में तो हम एमसीबी फ्यूज से काम चला लेते हैं, वहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है आइसोलेटर। तो इनका प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे सब स्टेशन हो गए, पावर सब स्टेशन हो गए, किसी इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे क्या करते हैं, आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि जब सब स्टेशन में, ये थोड़ा यहाँ पे प्रिंट मिसिंग है, आप थोड़ा इसको अवॉइड करें, कभी भी इसमें थोड़ा प्रिंट मिस हो सकता है, क्योंकि हम अपने नोट कॉपी से क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को प्रिंट करते हैं, अरे तो उसको टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद या बिल्कुल वीडियो तैयार करते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर टाइपिंग एरर हो जाए तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जब सब स्टेशन में किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है, तो ऐसे में जो हमारा उसमें लगा होता आइसोलेटर सब स्टेशन के एक हिस्से को सप्लाई से काट देता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आ गया, तो जो हमने आइसोलेटर का प्रयोग किया है, वो आइसोलेटर क्या करता है कि उस जो फॉल्ट करंट आ रही है उससे हमारे जो हेल्दी पार्ट्स हैं उनको अलग कर देता है, उनको क्या करता है, अलग कर देता है, अर्थात उस फॉल्ट से उस सिस्टम को बचा देता है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। बेचारा आइसोलेटर एक तरह से समझिए कि बीच में ऐसा आदमी होता है कि हमें मतलब बचाने का काम करता है कि भैया फॉल्ट करंट आ गई, अरे भाई इसको दूर करो, इनको हमारे सिस्टम से अलग करो, इसका यही काम होता है कि इसका आइसोलेटर का। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड प्रयोग किया जाता है। जैसे फिगर में आप देखेंगे कि ये क्या है, हमारा बीच में सर्किट ब्रेकर लगा है, और सर्किट ब्रेकर के इस साइड भी हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं, और दूसरे साइड भी हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द आइसोलेटर, हमने अभी तक आइसोलेटर के बारे में बात किया कि आइसोलेटर होता है क्या, आइसोलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बट थोड़ी एक बेसिक पॉइंट ये है कि हम आइसोलेटर का प्रयोग कर तो रहे हैं, तो हम आइसोलेटर की जगह पे क्यों नहीं सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कर दिए। हमने आइसोलेटर की जगह पे क्यों नहीं हमने किसी सर्किट ब्रेकर का यूज कर लिए, क्यों नहीं फ्यूज का यूज कर लिए। सवाल तो उठता है, हमने वहाँ आइसोलेटर ही क्यों प्रयोग किया। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम आइसोलेटर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, हमें क्यों आवश्यकता आई कि हम लोगों ने फ्यूज को, सर्किट ब्रेकर को
जो एमसीबी लगी हैं उनको हमको रिप्लेस करना पड़ गया। कहाँ पे? जहाँ पे हैवी करंट फ्लो हो रही है। हर जगह से रिप्लेस नहीं बात कर रहे हैं, जहाँ पे हैवी करंट फ्लो हो रही है सब स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करते हैं। हम आइसोलेटर का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कंडक्टर गैप को ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें एक शब्द लिखा है कि कंडक्टर गैप को ज़्यादा से ज़्यादा रख सके, नहीं तो कंडक्टर के मध्य गैप कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न होगा, जिस कारण से दोनों कॉन्टैक्ट एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट की तरह क्या कर बिहेव करने लगेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, मान के चलिए कि हमने सर्किट ब्रेकर यूज कर लिया या फिर हमने कहीं फ्यूज यूज कर लिया, हमने बहुत सारा कॉस्टली फ्यूज खरीद के लाए हैं या फिर कोई सर्किट ब्रेकर खरीद के लाया, हमने प्रयोग कर लिया। तो जो हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर जो होता है कि उसका जो साइज होता है कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, अर्थात तो उसमें जो दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, अगर मान के चलिए सर्किट ब्रेकर है तो ज़्यादा इस सर्किट ब्रेकर के मध्य क्या होता है कि जो अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट आ रहा है और ये वाला, तो इनके जो बीच गैप होता है ना, ये ज़्यादा नहीं होता है। ये क्या होता है? ज़्यादा नहीं होता है। किसकी तुलना में? आइसोलेटर की तुलना में। जबकि आइसोलेटर क्या होता है, आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रॉड सा दिखेगा, जो उनके बीच जो गैप होता है, दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच जो गैप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ये गैप पॉइंट ही हमें क्या करता है कि हमारे सिस्टम को एक अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे गैप कम हो गया, गैप कम हो गया, इसको हम अभी जस्ट एकदम बिल्कुल डिटेल बताएंगे, सच बता रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आपको, तो इसको डिटेल बताएंगे। लेकिन थोड़ा उससे पहले ओवरव्यू दे देते हैं कि एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि E बराबर V/L। अगर L की वैल्यू मान के चलिए कम होगी, L की वैल्यू कम होगी तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों कॉन्टैक्ट भी जो दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उनसे इनके बीच जो ओपन वोल्टेज होगा दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच ज़्यादा हो जाएगा। और ओपन वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इनके गैप में क्या हो जाएगा, आग उत्पन्न होगी, आपको स्पार्क उत्पन्न होगा, जो आपको इस फिगर में आपको दिख रहा है। इस तरह से आप कहीं ना कहीं वीडियो में आपने जरूर देखा होगा। इनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप कम होने से क्या होगा, इस तरह से स्पार्क उत्पन्न होगा। और ये स्पार्क क्या है? ये सप्लाई है, समझिए। ये एक क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आप कभी भी इसको टच कर देंगे ना तो आपको सब लग जाएगा, शॉक लग जाएगा इस तरह से। तो क्या करता है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आइसोलेटर का गैप ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ फार्मूले में देखिए, एल ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ई की वैल्यू कम हो जाएगी। जब ई की वैल्यू कम हो जाएगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी ओपन वोल्टेज दोनों कॉन्टैक्ट जो गैप के बीच कम हो जाएगा। जब ओपन वोल्टेज कम हो जाएगा तो उससे हमारा जो बीच में जो इस तरह से दिख रहा है आपको स्पार्क टाइप को नहीं दिखेगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी उसमें शॉक लगने के जो खतरा है वो कम हो जाएगा। सिंपल सा यही इसका फंडा होता है प्रयोग करने का। ठीक, अब इसको हम बिल्कुल डिटेल समझेंगे, बिल्कुल कैसे वर्क करता है, क्यों हम एल को ज़्यादा कर रहे हैं, एल को ज़्यादा करने से क्या हानियाँ होगी, फ़ायदा होगी, बिल्कुल हम इसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले। ये तो थोड़ा ओवरव्यू था अभी। ठीक, अब बात करते हैं कि यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच गैप कम है तब, करने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच अगर गैप कम है, किन कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करें, अगर ये ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर से जस्ट पहले हम आइसोलेटर लगाए, ये एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, हमने बीच में क्या कर दिया, ये आइसोलेटर का प्रयोग कर दिए हैं, आइसोलेटर का। अगर इनके बीच जो गैप है, ये गैप की बात करें, ये गैप कम है तब क्या होने वाला है, गैप ज़्यादा है तब क्या होने वाला है, इसको हम चलिए वीडियो में बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे होता है। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरह। आइए हम लोग समझते हैं कि आइसोलेटर कैसे वर्क करता है। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में जो टोटल जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमने कवर किया था, लेकिन समस्या ये है कि हमको जानना ये है कि आखिरकार जो आइसोलेटर होता है वो काम कैसे करता है। जो आइसोलेटर होता है इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा क्यों रखनी पड़ती है, इसके पीछे का जो साइंस है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हमने एक फिगर ड्रॉ की है, फिगर ये है, जिससे मान लीजिए कि एक कंडक्टर ये हमारा है, एक कंडक्टर ये वाला हमारा है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है, अगर ये गैप, इसके गैप में हम अगर लगाते हैं कोई आइसोलेटर, तो मान के चलिए यहाँ पे जब आइसोलेटर लगे तो यहाँ पे तो आइसोलेटर छोटा लगेगा। लेकिन देखिए अगर सेकंड वाले कंडक्टर को देख रहे हैं, इसमें सेकंड वाले में अगर इसमें अब लगाते हैं आइसोलेटर, तो आइसोलेटर कैसा लगेगा, इसमें लगाएंगे तो वो आइसोलेटर लगेगा लंबा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। अब यही खेला होता है, जो आइसोलेटर होता है इसकी लेंथ ज़्यादा करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी लेंथ कम करने से क्या प्रभाव पड़ता है। लेंथ कम हो तो इसका तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम इसी को एक एक करके समझते हैं।
तो इसमें हमको दो केस पढ़नी होती है। जो आइसोलेटर होता है इसमें हमको दो केस पढ़नी होती है। इन्हीं दो केस को ध्यान में रखते हुए हम आइसोलेटर को क्या करते हैं, हम यूज में लाते हैं। इससे फर्स्ट केस क्या है, यदि कॉन्टेक्ट पॉइंट के बीच की लंबाई यानी गैप कम हो, जैसे यहाँ देखिए यहाँ गैप कम है, ये देख रहे हैं गैप कम है यहाँ पे, एंड सेकंड में देखिए गैप ज्यादा है, तो इसी को हम लेंथ का नाम दे रहे हैं कि इसके बीच की जो लंबाई है कम है और इस सेकंड वाले कंडक्टर के बीच की जो लंबाई है ज्यादा है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के बीच की जो लंबाई मान के चलिए कम है, अब कम होगी तो इसका प्रभाव ये देखिए क्या पड़ता है। तो हम लोगों ने एक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था कि ई बराबर क्या होता है, वी बाई एल होता है। अब वी बाई एल होता है तो यहाँ पे जब एल का वैल्यू कम हो रहा है, देखिए एल का वैल्यू कम होता है तो ई ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा, फार्मूला के हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। यानी जब लंबाई कम हुई तो ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा हो गया। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किसी भी कंडक्टर में क्या होता है ना कि अगर कभी भी किसी कंडक्टर में बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर ये मान के चलिए दो कंडक्टर इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके बीच जो गैप है, ये गैप अगर गैप कम रखते हैं तो ये जो दो गैप आपको दिख रहे हैं ना, इस गैप के बीच क्या होता है, स्पार्क उत्पन्न होता दिखेगा आपको। जैसे कि हमने जस्ट वीडियो में हमने फिगर ऐड करी थी, उसमें आपने दिखाया था कि ये जो गैप है ना, इस गैप के बीच क्या होगा, आपको स्पार्क देखने को मिलेगा। लेकिन जब यही गैप ज्यादा कर देंगे तो ये स्पार्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक वही होता है। ये क्यों, इसके बीच क्यों स्पार्क उत्पन्न हो, क्योंकि इसके जो मध्य था इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया। ये जो गैप था ना, इस कांटेक्ट और इस कांटेक्ट पॉइंट जो था, इसके बीच जो गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और ये गैप ज्यादा होने की वजह से, सॉरी, ये स्पार्क क्यों उत्पन्न हुआ है, स्पार्क उत्पन्न होने का कारण ये था कि ये गैप और जो सेकेंड वाला गैप था, इस सेकेंड वाला गैप के बीच क्या था कि जो गैप की वैल्यू कम थी, यानी कि जो इसके बीच जो लेंथ थी ये कम थी। जब लेंथ कम हुआ तो इस गैप के मध्य क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, देखिए ज्यादा हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिक से क्या होगा, इस वाले गैप के मध्य क्या होगा, आपको स्पार्क कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में आपको दिखाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो सेम वही चीज होता है। जब एल वैल्यू कम हो गई, जब एल का मान कम हो गया तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जब ई की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि इस और इसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जब, चूंकि क्या होता है, जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर को कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको ऐसे नॉर्मली सब स्टेशन में ऐसे नॉर्मली खुले वातावरण में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसके बीच क्या है, अगर मान के चलेंगे तो हवा ही तो है, इसके और बीच बीच में क्या होता है, हवा ही होता है आसपास। तो उस हवा यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होने का कारण क्या था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई थी, तो उसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब ब्रेकडाउन हो जाएगा देन आयोनाइजेशन ऑफ एयर, जो इस और इसके बीच जो यानी कि जो हमारा आइसोलेटर है, आइसोलेटर के चारों ओर जो माध्यम है उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। और आयोनाइजेशन का एक सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी ये होती है ना कि जहां पर भी आयोनाइजेशन होता है तो आयोनाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। जब वही चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप देखेंगे चिंगारी, स्पार्क यानी वहां आर्क उत्पन्न कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो वही क्या होगा, देन आयोनाइजेशन ऑफ एयर, यानी कि वो हवा का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। जब हवा का आयोनाइजेशन हो गया तो वहां पे क्या होगा, आर्क उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्क उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर को कभी भी लंबा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो आइसोलेटर को लंबा रखा जाता है। क्यों कि अगर लंबाई ज्यादा नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसके बीच में क्या होगा, स्पार्क उत्पन्न होगा। स्पार्क उत्पन्न होगा क्या, कहीं ना कहीं आग लग जाएगा। इसीलिए क्या होता है, उसके बीच के जो गैप ज्यादा रखता है। ठीक है, एंड सेकेंड केस क्या हमारा है, सेकेंड केस ये है कि यदि कांटेक्ट पॉइंट के बीच लंबाई यानी जो गैप क्या हो, ज्यादा हो गई हो। अभी तो यहाँ पे कम था, अब ज्यादा हो गई, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। जब एल का मान ज्यादा हुआ तो ई ऑटोमेटिक से क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ एल का मान ज्यादा हुआ, इसके बीच अगर मान के चलिए आइसोलेटर लगाते हैं तो यहाँ लंबा आइसोलेटर लगाना पड़ेगा आपको। तो लंबा आइसोलेटर लगाने से क्या होगा, एल का मान तो बढ़ गया। जब एल का मान बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि जो ई की वैल्यू है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ई की वैल्यू कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम जनरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो वहां पे जो भी माध्यम है उसका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसके बीच जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है उसका हाई होगा, तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो उसके आसपास जितने भी माध्यम हैं, यानी हवा की बात करते हैं, तो जो हवा है उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। जब हवा का आयोनाइजेशन नहीं होगा तो जाहिर से बताओ, जब आयोनाइजेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, आपको आग उत्पन्न दिखता हुआ नहीं दिखेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब आयोनाइजेशन होगा ही नहीं तो आग कहां से उत्पन्न होगी,
सिंपल सी यही चीज़ है। इसीलिए क्या है कि लंबा रखते हैं हम लोग आइसोलेटर को। जब हमने आइसोलेटर को लंबा रखा तो देखिए आपको क्या हो रहा है, आर्क उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये रीजन होता है। इसी रीजन के कारण से क्या होता है, हम लोग आइसोलेटर की लंबाई को क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आइसोलेटर के जितने भी हमारे कंसेप्चुअल पार्ट थे, इसको हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या बोल रहा है। अगला टॉपिक बोल ये रहा है कि ऑपरेशन ऑफ द आइसोलेटर। भैया कि आप आइसोलेटर को कैसे प्रयोग करेंगे, आइसोलेटर को हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ओपन करेंगे आइसोलेटर को तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, जब उसको क्लोज करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इनको स्टेप को फॉलो करते हुए क्या करना है, आपको आइसोलेटर को ऑन करना है, ऑफ करना है। अगर मान के चलिए आप कहीं गए सब स्टेशन में, कल को अब जेई बन गए, एई बन गए, तो आप किसी सब स्टेशन में गए जाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि पहले हमको स्टेप कौन सा अपनाना है आइसोलेटर को ओपन करने के लिए। पता चले कि आपको पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है तो आपने उसको क्लोज कर दिया, या अपने सर्किट ब्रेकर को पहले ओपन करने से पहले आपने क्या कर दिया, आइसोलेटर को ही ओपन कर दिया। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल समझिए कि क्या होने वाला है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा आपका सब स्टेशन, आग लग जाएगी आपके सब स्टेशन में। ठीक, तो ये कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको बिल्कुल इस ऑपरेशन को ऑपरेट करना है। और वो क्या है स्टेप, उनके बारे में बात करते हैं। जब आपको क्या करना है कि जब आइसोलेटर को ओपन करना है, अगर मान के चलिए कि कल को आपको आइसोलेटर को ओपन करना हो गया, तो आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप पहला क्या हम कि सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम जो सर्किट ब्रेकर यूज किया गया उन सर्किट ब्रेकर को हम ओपन करेंगे। पहला स्टेप, पहला काम हमको यही करना है। दूसरा काम क्या होने वाला है, हम तब आइसोलेटर को ओपन करेंगे। पहला काम क्या होगा, हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे, तब दूसरा काम आइसोलेटर को ओपन करेंगे। एंड थर्ड हमारा जो स्टेप होने वाला है, तब क्या करेंगे, जो हमारा क्लोज द अर्थ स्विच, जो हमारा अर्थ स्विच लगा होता है तो उस अर्थ स्विच को क्या करेंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। अब अर्थ स्विच को क्लोज क्यों करते हैं, क्लोज इसलिए करते हैं ताकि जो भी उसमें मान के चलिए कि कुछ चार्ज बचे हुए कंडक्टर में तो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर मान के चलिए आपने अर्थ स्विच को क्लोज नहीं किया, अब ऐसे ही जाकर तुरंत पकड़ लिया वायर को, तुरंत चले गए मेंटेनेंस करने के लिए, तो हो सकता है कि उस वायर में कुछ करंट हो डिस्चार्ज के रूप में, चार्ज के रूप में क्या हो कि उस कंडक्टर में कुछ करंट हो, तब उससे क्या हो जाएगा कि आपको लग सकती है, उससे शॉक लग सकती है। तो उस शॉक से से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा उस कंडक्टर में जो हमारा चार्ज बचे हुए होते हैं उन चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उसमें लगा होता है हमारा जो अर्थ स्विच, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। उस क्लोज जैसे ही करते हैं तो पूरा पूरा चार्ज क्या होता है, हमारे ग्राउंड में चला जाता है, जिससे क्या होता है बिल्कुल उसमें जो भी जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है हमारे इस कंडक्टर में और सिस्टम में। ठीक, तो ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं, बिल्कुल ही फॉलो करने हैं। ये जो पहले आपने सर्किट ब्रेकर को ओपन किया, आपको पहले यही करना है, तब जाके आइसोलेटर को ओपन करना है, तब क्या करना है आपको, अर्थ स्विच को क्लोज करना है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर मान के चलिए कि कल को आपको क्लोज करना है, अब मान लीजिए कि आपने जो भी सिस्टम था, सब स्टेशन था, वहाँ पे आपने जो भी मेंटेनेंस का काम करना था आपने कर लिया। अब क्या करना है, आपकी टाइम आ गया कि आप कंज्यूमर को सप्लाई भेजिए, कंज्यूमर को सप्लाई भैया भेजिए। तो वहाँ क्या करना है कि आपको पहले आइसोलेटर को क्लोज करना होगा। आप क्लोज करेंगे तो आपको स्टेप क्या होने वाला है, पहला स्टेप होगा कि आप करिए कि जो हमारा अर्थ स्विच है उसको आप ओपन कर दीजिए, आप उसको ओपन करिए। अगर मान के चलिए आपने अर्थ स्विच को ओपन नहीं किया तो जितनी सप्लाई आएगी वो तो ग्राउंड हो जाएगी, क्या होगी, ग्राउंड हो जाएगी, धरती में चली जाएगी। और धरती में चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कंज्यूमर हैं उस सब स्टेशन से जो भी अटैच हमारे कंज्यूमर हैं उनके घर सप्लाई नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, आपको ओपन करना है। एंड सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है हमारा, तब क्या करना है कि आपको आइसोलेटर को क्लोज करना है। जो आइसोलेटर लगा है दोनों कॉन्टेक्ट पे में, अगर मान के चलिए पहले ऐसे था, ऐसे ओपन कर दिया था, अब इसको क्या कर दीजिए कि इसको क्लोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए, इस पॉइंट पे लगे बिल्कुल इसको क्लोज कर दीजिए। एंड थर्ड स्टेप क्या करिए अपनाइए आप कि क्लोज द सर्किट ब्रेकर। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आप तब जाके सर्किट ब्रेकर को क्लोज करिए। अर्थात ये क्या है कि जो ओपन ऑपरेशन था ना उसका बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स है हमारा क्लोज ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपने ऑपरेशन
कैसे ओपन करना है अगर ये पता कर लिया है तो आप कैसे क्लोज करना है बिल्कुल उसको उल्टे करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑफ द आइसोलेटर कि जब आप उसको ओपन कर रहे हैं तब या क्लोज करें तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। इसको कभी भी किया जाता है किसी भी सब स्टेशन में तो बिल्कुल ध्यान से किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी कोई चूक हो गई तो समझिए कि पूरा पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं रेटिंग ऑफ द आइसोलेटर। जो आइसोलेटर होता है उसकी क्या रेटिंग होती है, इसकी करंट की रेटिंग क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्यों करंट रेटिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देखिए नॉट रिक्वायर्ड ऑन आइसोलेटर, क्योंकि आइसोलेटर नो लोड कंडीशन में ही वर्क करता है। कहने का मतलब क्या है कि भैया जो आइसोलेटर है इसके लिए जो करंट रेटिंग होती है रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा जो आइसोलेटर होता है ये तो नो लोड कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे करंट की कोई रेटिंग मायने नहीं रखती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आइसोलेटर के बारे में जो भी हमने पॉइंट जो भी हमने इसमें एफर्ट डाले थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप उसे बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे बिल्कुल दूर कर सकूँ।